अब यहाँ पर जो दो प्रॉब्लम प्लेटो ने बोला कि स्टेसिस और वार, तो छोटे छोटे तो थे तो, लेकिन नगर गणराज्यों के अंदर भी इंसान एक दूसरे से मत विभाजन किए हुए थे, और मत विभाजन भी इस तरीके से कि वो एक दूसरे के खिलाफ तलवार भांज कर खड़े हुए थे। ये एक परिस्थिति थी जिसको स्टेसिस बोला था, और ये भी बोला था कि वार की सिचुएशंस थी जिससे वहाँ की स्थितियाँ, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियाँ काफ़ी खतरे में नज़र आ रही थीं। इसको हम बोलते हैं ह्यूमन प्रेडिकामेंट। ह्यूमन प्रेडिकामेंट की एक ऐसी परिस्थिति में जिसमें इंसान चाह तो नहीं रहा है कि वो रहे, लेकिन उसे रहना पड़ रहा है और उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अनडिज़ायरेबल सिचुएशन है। तो उस प्लेटो ने बहुत, चूँकि वो फिलोसोफर थे, वो ऑब्जर्व करते थे, और वो प्लेटो कई जगह गए भी थे घूमने, और उन्होंने एथेंस के अलावा भी दुनिया देखी। तो वो रोम भी आए थे, इजिप्ट भी आए थे, ऐसा कहते हैं। हम लोगों को बहुत प्रामाणिक वो बातें पता नहीं चलती, लेकिन इस तरीके की कहानियां हैं कि प्लेटो जो थे वो इजिप्ट तक आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया भी आए थे, गंगा के किनारे तक आए हुए हैं प्लेटो, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती, क्योंकि हम लोगों को इसका कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो ने लगभग काफ़ी दिनों तक, 20 साल तक लगभग वो एथेंस छोड़कर बाहर रहे हैं। तो उन्होंने और भी जगहों को देखा, और जगह के लोगों को देखा। इस सिसिली में बहुत रहे, इटली में, तो उन जगहों को, राज्यों को देखा, उन राज्यों की प्रकृति को देखा। तो उसके बाद फिर प्लेटो वापस एथेंस चले जाते हैं, और उसके इन तमाम चीज़ों के दौरान प्लेटो चूँकि एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, फिलोसफर थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सिचुएशन बनी है कि व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ स्टेसिस में पड़ा हुआ है और वार की सिचुएशन है, इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि हम लोगों को पावर, राज्य जो है, राज्य की शक्ति जो है, वो ऐसे लोगों के हाथ में देनी होगी जो कि ज्ञानी होंगे। सो इन्होंने बोला द रूट कॉज ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट वॉज दैट द पीपुल आर लेड बाई इग्नोरेंट मैन। कि इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी परिस्थिति से कि जिसमें मानव फंस चुका है और उससे निकल नहीं सकता, उसका मूलभूत जो कारण है वो ये है कि उसके ऊपर अज्ञानी लोग शासन कर रहे हैं। अज्ञानी लोग वो हैं जो राजा बने बैठे हुए हैं और जिनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, और जो जनता है, जो नागरिक है, वो अपने भले को नहीं समझ पा रही है, और इसलिए उनका जो मिस्टेक कर रही है कि जिसको वो अच्छा समझ रही है वो वास्तव में वो अच्छा नहीं है। इस चक्कर में उनका जो मिस्टेक है वो करेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। फिर प्लेटो ने कहा कि द ओनली वे टू एस्केप दिस प्रेडिकमेंट, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि हम राज्य की शक्ति को ऐसे लोगों के हाथ में दें जो कि ज्ञानी हो, फिलोसोफर हो, और वो फिलोसोफर्स जो होते हैं वो चीज़ों को समझते हैं और वो जानते हैं कि उनको सोसाइटी को किस तरीके से लीड करना है, और वही लोग पूरे इंसान के समाज को, ज्ञानी लोग ही इसको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से प्लेटो की ने अपनी जो बातें कही हैं इन डायलॉग्स में, जो मैंने अभी आपको पहले बताई, उसमें वो ये कहना चाहते हैं कि हमें एक ज्ञानी राजा चाहिए, यानी दार्शनिक राजा चाहिए। तो दार्शनिक राजा की अवधारणा दी प्लेटो ने। फिर प्लेटो ने ये भी बताया कि शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ है, कि ग्रीक सिविलाइजेशन में प्लेटो ने यह बताया कि शिक्षा जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। तो उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए एजुकेशन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही, एजुकेशन के ही माध्यम से हम इंसान को बेहतर बना सकते हैं। और उनका एक बहुत बड़ा योगदान ये भी है कि वो ये कहते हैं कि हमको ये देखना पड़ेगा कि समाज में हर एक व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट है, जो उनकी प्रतिभा है, उस प्रतिभा के अनुरूप समाज में वो अपना योगदान देवें। तो मेरिट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि योग्यता और प्रतिभा की परख की जाए, और प्रतिभा और योग्यता को ही इम्पॉर्टेंट मानकर समाज में उसको कैसे संरक्षित किया जाए और उसका योगदान समाज में कैसे प्राप्त हो। इन चीज़ों के बारे में प्लेटो ने आज से 2500 साल पहले बात करनी शुरू कर दी थी। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आज तक भी इंसानी समाज में
चल रही हैं। इस पे बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं, लेकिन प्लेटो जो थे वो आज से 2500 साल पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने इन पोजीशंस को, इन प्रॉब्लम्स को समझ लिया था। खैर, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि वाई एंड हाउ इट विल बी डन, कैसे नॉलेजेबल मैन आएगा शासन में, दार्शनिक राजा कैसे आएंगे, क्यों उनके हाथ में शक्ति दी जाए, इन सब चीज़ों के बारे में जब प्लेटो ने बात की तो उन्होंने थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट दिया, आदर्श राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया अपने किताबों में, उनकी कृतियों में हमें मिलता है। और ये भी ध्यान है, प्लेटो को ये भी पता है, प्लेटो ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि आइडियल स्टेट कहीं पर भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इस दुनिया में कहीं पर भी आदर्श राज्य जो है उपस्थित नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, वास्तविकता में मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, आदर्श राज्य की जब हम कल्पना करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं वो राज्य अभी कितना अल्प विकसित है या अविकसित है, क्योंकि हमें आदर्श राज्य एक आधार प्रदान करता है। उस आधार की सहायता से हमको ये पता चलता है कि हम कितने पिछड़े हुए हैं अभी और हमको कितना आगे आने की ज़रूरत है। इसलिए आइडियल स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी बट इट प्रपोजेस एन आर्किटाइप। आर्किटाइप उसको बोलते हैं जैसे कोई भी एक मूल मॉडल बनाया जाता है, उसके आधार पर फिर दूसरी कॉपीज की जाती है। जैसे अगर आप कोई कार बना रहे हैं तो कार का एक मूल मॉडल बनता है जिसको हम आर्किटाइप बोलते हैं। फिर उस मूल मॉडल को जब हम सही मानते हैं कि हाँ ये मूल मॉडल सही, तो फिर उसी मूल मॉडल के आधार पर दूसरी कारों का डिज़ाइन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो मूल मॉडल होता है उसको आर्किटाइप बोला जाता है। तो वो आदर्श राज्य वो मूल मॉडल है। हमको उस मूल मॉडल के बारे में बात होती है कि राज्य क्या है, तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की परिकल्पना की है, उस मूल मॉडल की परिकल्पना की है, जिससे हमको एक क्राइटेरिया, एक आधार प्राप्त होता है, जिससे हम ये तय कर पाते हैं कि जो मौजूदा राज्य हैं कभी भी, चाहे वो प्लेटो के टाइम के हों या प्लेटो के बाद के टाइम के हों, वो उस मूल मॉडल से कितने दूर हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं तक। आगे के लेक्चर में मैं आपको थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट के परिकल्पना के बारे में और विस्तृत तरीके से बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।